हमारे शरीर का और हमारी चेतना का सीधा संबंध ब्रह्मांड से है और उस सर्वोच्च सत्ता से है। इस विषय में हमारे योगियों ने अनेक अनुभव किए और उन अनुभवों को योग के अनेक ग्रंथों में साझा किया, जिसके माध्यम से बोध अगर व्यक्ति रखे, ठीक समझ रखे और समझने की कोशिश करे तो उनको समझ सकता है और अपने जीवन में उनका प्रयोग करके विशेष लाभ ले सकता है। ये कोई सामान्य बात नहीं, ये गहन चिंतन के बाद, गहन साधना के बाद योगियों ने समझा और हम तक अग्रेषित किया। किस प्रकार से हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अगर अपने अंदर समाहित कर लें और उसको समझना शुरू कर दें तो कैसे बदलाव हो सकते हैं, वो हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है समझना, और इसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज से हजारों वर्ष पहले जब सनातन संस्कृति अपने शिखर पर थी और स्थापित थे हमारे सिद्धांत पूर्ण रूप से योग सभी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करना अनिवार्य समझते थे, वहां पर उस समय पर योगियों ने देखा, समझा और ये कोशिश की कि व्यक्ति अपनी संभावनाओं का पूर्ण रूप से प्रयोग कैसे कर सकता है, जो कि व्यक्ति के लिए अनिवार्य भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि जो ईश्वर ने हमें क्षमताएं दी हैं हम उन्हें समझें और उनका ठीक से प्रयोग करें। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए योगियों ने 3 अलग अलग मार्ग देखे। सबसे पहला मार्ग था कि हम अपने मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ा लें। उनको बोध था, उन्हें पता था, शरीर विज्ञान का और सभी समझ भी थी, क्योंकि ये स्पष्ट होता है कि योग की बहुत सारी क्रियाएं आज भी ऐसी हैं जो कि शांभवी मुद्रा आदि, त्राटक आदि, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में विशेष बदलाव होते हैं। तो वो योगियों ने अनुभव किया तो स्पष्ट रूप से उन्हें ये बोध था कि अगर न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से क्षमताएं बढ़ेंगी, या फिर न्यूरॉन्स का आकार बढ़ाया जाए, अगर आकार भी बढ़ता है तो भी क्षमताएं बढ़ेंगी। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि इसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर संख्या बढ़ती है या फिर आकार बढ़ता है तो ऊर्जा आप देखेंगे कि जितना हमारा शरीर लेता है उसके अनुपात में हमारा मस्तिष्क बहुत अधिक ऊर्जा लेता है, लगभग 20%। इतनी ऊर्जा अधिक चाहिए मस्तिष्क को। अगर हम न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाते हैं तो इस ऊर्जा में और इजाफा होगा। तो ये देखते हुए एक और मार्ग सामने आया और वो मार्ग था कि इसी क्षमता को विकसित किया जा सकता है। जितनी हमें क्षमता ईश्वर ने दी है हम उन क्षमताओं का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। योगियों ने अनुभव किया कि क्षमताओं की कमी नहीं है और कोई बदलाव करने की कमी नहीं है, केवल और केवल इसका सही प्रयोग अगर कर लिया जाएगा तो बड़े बदलाव हो जाएंगे। और इसी दिशा में उन्होंने कार्य किया। फिर कुछ सिद्धांत निकल करके आते हैं जो आपके लिए समझ लेना जरूरी है। तो इस दिशा में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले लानी होगी एकाग्रता। एकाग्रता के बिना यह संभव नहीं होगा। किसी भी दृष्टि से आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास चाहे जितनी क्षमताएं हों, अगर वो एकाग्र नहीं है, अगर एक स्थान पर संयुक्त नहीं है तो उनका बल समाप्त हो जाता है। आप देखें कि कोई जल की धारा है जो कि सीधा एक तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है, अगर उसकी गति को कम करना है, उसके प्रभाव को कम करना है तो उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। आप देखें कि ये किरणें प्रकाश की जब इनको संयुक्त कर दिया जाता है, विशेष स्थिति में पहुंचाया जाता है, तो ये लेजर का काम करती हैं जो कि बहुत अधिक क्षमता लिए हुए होती है, जिससे कि मनुष्य बहुत सारे कार्य करता है। तो जहां पर ऊर्जा संयुक्त हो जाती है और एकाग्र हो जाती है वहीं पर ऊर्जा की जो क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसी ऊर्जा को जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, इसी ऊर्जा को संयुक्त करने के लिए एकाग्रता का विशेष महत्व बताया गया। और इसीलिए शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे मार्ग आपको मिलेंगे जो कि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जरूरी है, उपयोगी है। व्यक्ति एकाग्र हो जाता है तो मात्र एकाग्रता ही नहीं, फिर जो हमने एकाग्रता के माध्यम से ऊर्जा को संकलित किया है उस ऊर्जा को सही दिशा देना यह भी अनिवार्य हो जाता है। फिर योगियों ने बहुत सारी ऐसी यौगिक क्रियाओं को इजाद किया, बहुत सारी यौगिक क्रियाएं बताई जिससे कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हैं। और अगर इस दोनों पायदान पर व्यक्ति सफल हो जाता है, इन दोनों को स्थापित कर लेता है, तो आप समझें कि व्यक्ति अपनी मस्तिष्क की बहुत अधिक क्षमताओं का प्रयोग कर सकता है। सामान्य व्यक्ति अपने मस्तिष्क का बहुत कम प्रयोग कर पाता है, लेकिन एक योगी अपनी संभावनाओं का बहुत अधिक प्रयोग कर लेता है। इसीलिए उसके अंदर इतनी सारी विशेष शक्तियां जागृत हो जाती हैं, वो ऊर्जाएं विकसित हो जाती हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति जिनके विषय में कुछ समझ भी नहीं सकता। इसीलिए योगी यहां पर बैठा है लेकिन मीलों दूर का कुछ देख सकता है, क्योंकि वो अब इन दृष्टि का मोहताज नहीं है, इस दृष्टि के माध्यम से नहीं देख रहा है। उसकी वो ऊर्जा है, उसकी वो चेतना है जिसे वो अपने अनुसार कहीं भी संप्रेषित कर सकता है और वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ये ऊर्जा, हमने पहले ऊर्जा को संग्रहित किया,
एकाग्र किया और उसके बाद उसको दिशा दी। ये दोनों पायदान जब व्यक्ति ने स्थापित कर लिए तो बहुत अधिक संभावनाएं विकसित हो जाती हैं। फिर योगी ने कहा कि ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, यानी कि जब हम ध्रुव तारे में संयम करते हैं, हम ध्रुव तारे में एकाग्रता को लगाते हैं, तो हमें सभी तारामंडल की गति का पता चल जाता है। हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा सितारा कब किस श्रेणी में होगा, और यहीं से ज्योतिष विज्ञान का भी एक प्रादुर्भाव आप कह सकते हैं हुआ। उन्होंने समाधि में बैठ करके वो चीजें अनुभव की जो कि विज्ञान ने इतने सारे उपकरण लगाने के बाद वो आज समझने में सक्षम हो रहा है, लेकिन एक योगी समाधि में बैठ करके ही उसे कर रहा है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का अब पूर्ण प्रयोग हो रहा है। अब मस्तिष्क की सभी संभावनाएं जितनी भी विकसित हो सकती हैं उनको विकसित कर लिया गया है, और इसी कारण व्यक्ति सामान्य से असामान्य हो गए और उन्होंने इतने बड़े विस्तार किए जीवन में। अब इस स्तर को ठीक प्रकार से समझने के लिए आपको यह जरूर समझना होगा कि यदि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में इस प्रकार के बदलाव लाना चाहता है तो उसे 3 अलग अलग स्तर हैं जिन पर कार्य करना होगा। सबसे पहला है चेतन अवस्था, उसके बाद अवचेतन अवस्था, उसके बाद अचेतन अवस्था। अब इन 2 को अगर आप सबसे पहले समझ लें तो काफी कुछ समझ आ जाएगा। चेतन स्तर पर हम जो भी अपने व्यवहार करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया है, किसी व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं, ये चेतन स्तर पर आता है। हमारा मस्तिष्क सक्रिय है और हम उसे जैसे चाह रहे हैं वैसे वैसे वो हमें मार्ग दिखाता है। लेकिन जैसी प्रतिक्रिया हम करते हैं उसके लिए सहायक क्या है? जो पीछे की स्मृतियां हैं। आज आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और आपको उस व्यक्ति को देख करके बड़ा प्रेम आता है, तो पीछे की कोई स्मृति है जो कि संग्रहित है मस्तिष्क में, इसीलिए प्रेम आ रहा है उस व्यक्ति पर। दूसरे व्यक्ति पर क्रोध आता है क्योंकि पीछे की कुछ स्मृति है जो कि चेतन स्तर में तो नहीं है लेकिन तुरंत चेतन स्तर पर आ जाती है, अभी वो अवचेतन में थी। तो अवचेतन सहायक होता है चेतन का निरंतर। चेतन स्तर पर जो भी आप करते हैं वो अवचेतन की स्मृति के आधार पर ही करते हैं। आप सुन रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, हमने जो ज्ञान संग्रहित किया आप तक अग्रेषित हो रहा है, वो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? क्योंकि कुछ संग्रहित है अभी, उसके आधार पर ये अग्रेषित हो पा रही है। इसी प्रकार से आप अगर अचेतन की बात करते हैं तो अचेतन वो है जो आपके संस्कार है। अचेतन आपका स्वभाव बनाता है जिसका आपको पता भी नहीं होता कि मैं ये कैसे कर रहा हूं, लेकिन अगर एक ही परिस्थिति अलग अलग व्यक्तियों के सामने जाती है तो सब व्यक्तियों के उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। ये अलग अलग जो प्रतिक्रिया हो रही है ये क्यों हो रही है? क्योंकि पीछे के कुछ संस्कार हैं, पीछे का एक स्वभाव बना हुआ है। इस स्वभाव को आपका अचेतन मन जो है वो प्रभावित करता है। तो आप इस प्रकार से 3 स्तर समझ सकते हैं। अब ये आपको कैसे ठीक करना है? आपको चेतन स्तर पर और अवचेतन स्तर पर बदलाव लाने हैं। सबसे पहले चेतन स्तर के प्रति सजग हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी अगर स्मृति है, कोई भी ऐसी चीज मस्तिष्क में जाती है जो कि आपकी ऊर्जा को खंडित करती है, जो कि आपकी ऊर्जा को एकाग्र नहीं होने देती, वो पहले चेतन स्तर पर आती है, उसके बाद वो अवचेतन स्तर पर चली जाती है। और जो अवचेतन पर कुछ दिन तक संग्रहित रहती है वो धीरे 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 करके अचेतन पर जाती है। तो अगर आपने चेतन को ठीक प्रकार से संभाल लिया तो निश्चित रूप से अवचेतन को प्रभावित कर सकते हैं आप। और ये कैसे होगा? अभ्यास के माध्यम से। एक दिन का कार्य नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी स्मृतियां आपने बहुत दिन से पाली हुई हैं, ये धीरे धीरे से समाप्त होंगी। धीरे धीरे से नई और जो बेहतर स्मृतियां हैं, जो बेहतर संस्कार हैं वो बनेंगे। तो आज से ही आपको सजग हो जाना है। जो बदलाव आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उन बदलावों को लिखें, उन बदलावों को निरंतर चिंतन में लाएं, उनके बारे में सोचें, उस तरफ कार्य करना शुरू करें। एक विशेष ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से आपको प्राप्त होगी। जब आप परिवर्तन करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी और आप धीरे 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 अपने जीवन में, व्यक्तित्व में बदलाव देखने शुरू करेंगे। और जैसे जैसे आप ये बदलाव करेंगे, अच्छे, सकारात्मक, प्रगतिशील ये बदलाव धीरे धीरे होंगे, तो आपका चेतन शुद्ध होगा, फिर आपका अवचेतन शुद्ध होगा, फिर आपका अचेतन शुद्ध होगा। और अगर आपने ये तीनों स्तर शुद्ध कर लिए तो आप एकाग्र हो जाएंगे। फिर आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत अलग 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 दिशाओं में खंडित नहीं होगी, आप भ्रमित नहीं होंगे। और अगर आपने इस ऊर्जा को ठीक से जमा कर लिया तो इसको सही दिशा देना बड़ा सरल हो जाएगा। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक लैंप है, लैंप की ज्योति को अगर आप बढ़ाते हैं तो उससे अधिक प्रकाश आएगा, वो बाहर परिलक्षित होगा। अगर उसको बहुत कम कर देंगे तो बहुत थोड़ा प्रकाश होगा, बाहर भी शायद अंधेरा ही आपको अनुभव हो, कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जितनी ऊर्जा आपके अंदर होगी उतनी ऊर्जा आप बाहर संप्रेषित कर सकेंगे, अपने जीवन को प्रकाशित कर सकेंगे आप उस ऊर्जा से। इसी तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं कि जैसे दिए में एक बाती होती है, इसी प्रकार से आपके शरीर का एक मुख्य जो अंग है वो आपकी स्पाइनल कोड है, आपकी स्पाइन, आपका मेरुदंड। यही योग
योग का आधार है, क्योंकि इसी के माध्यम से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। और जिस प्रकार से एक ज्योति के अग्रभाग पर एक प्रकाश दिखाई देता है, अग्नि होती है, इसी प्रकार से ये जो प्रकाश है ये आपकी मेरुदंड से होता हुआ आपके सहस्त्रधार चक्र पर और आज्ञा चक्र पर दिखाई देता है। यहां पर जाकर के व्यक्ति अपने आप को मुक्त अनुभव करता है, एकाग्र अनुभव करता है। लेकिन इसके लिए प्राथमिक कदम क्या है? सबसे पहले आप अपने चेतन स्तर पर संस्कारों को सुधारें। सबसे पहले छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाएं। जो आप अच्छा बदलाव चाहते हैं जीवन में, उसका निरंतर चिंतन करें, एकाग्र हो जाएं, उसको निरंतर अपने मस्तिष्क में घुमाते रहें। ये अभ्यास है। ये अभ्यास निरंतर जब आप दोहराते रहेंगे तो जो भी कार्य आपके उस स्वभाव से विरुद्ध होगा, आपका मन बताएगा आपको कि ये आपके लिए उचित नहीं है, उसको तत्क्षण छोड़ करके ये बदलाव अगर आपने अपने जीवन में कर लिए तो स्पष्ट रूप से समझ लें, आप निश्चित रूप से आपको बड़े बदलाव दिखाई देंगे। फिर आपको करना मात्र इतना है कि सीधी कमर करके बिल्कुल सीधे मेरुदंड के साथ आपको बैठना है और आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड, अपनी मेरुदंड के ऊपर एकाग्रता को बनाना है, पूरी सजगता के साथ उसे देखना है और अनुभव करना है कि एक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो आपका मन भी लगने लगेगा और एकाग्रता भी आपकी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो योग के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं जो कि आपके मेरुदंड के लिए बेहतर है, लेकिन अभी के लिए आप सीधी कमर करके बैठेंगे और अपने मेरुदंड पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जब एकाग्रता को ले जाएंगे तो ये एक विशेष अभ्यास है। विचारों के विषय में चिंता न करें, अगर विचार आते हैं तो आप स्वाभाविक आने दें, लेकिन ये आपकी सजगता बनी रहे। आप पढ़ रहे हैं, आप जब भी बैठते हैं तो कोशिश रखें कि आपका ये जो मेरुदंड है ये सीधा रहे, ये प्रभावित न हो पाए, क्योंकि अगर यही गलत तरह से प्रभावित हो गया तो फिर किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक जागृति संभव नहीं है, क्योंकि यही एक आधार है, यही एक माध्यम है जिसके आधार पर आपको आगे मार्ग दिखाई देंगे। आपका निरंतर मार्गदर्शन होता रहेगा, लेकिन ये आप विषय स्पष्ट रूप से समझ लें, अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि आप ब्रह्मांड से संबंधित हैं, आप उससे अलग हो ही नहीं सकते, आपकी चेतना उससे अलग हो ही नहीं सकती। बस आपको ये बोध विकसित करना है और अपने आप को इतना योग्य बनाना है जिससे कि उन क्षमताओं को आप रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाएं। इसको आप निरंतर समझें, धारण करें अपने जीवन में और जो विषय हमने अग्रेषित किए हैं उन पर अवश्य ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।